So now let's start VBA chapter 1 day 1. तो सबसे पहले VBA क्या होता है उसको समझेंगे। VBA की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। VBA किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। सेटअप कहाँ से आएगा? MS ऑफिस से। आपने अगर MS ऑफिस डाला हुआ है तो समझो VBA भी है। VBA कोई टूल नहीं है एक्सेल की तरह, गए क्लिक करा चीज़ें हो गई। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोडिंग है ये। VBA पे काम कहाँ होगा? इसके एडिटर को अलग से ओपन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? एक्सेल को ओपन करो और Alt F11 प्रेस कर दो, खुल जाएगा। या दूसरा तरीका, डेवलपर टैब पे जाके विजुअल बेसिक क्लिक करो, खुल जाएगा। चलो चला के देखते हैं। एक्सेल किया स्टार्ट। पहला तरीका तो आपको बताया, Alt F11 दबाने से खुल जाता है। खुल गया? ये खुल गया VBA। देखो विजुअल बेसिक यही होता है VBA। आता भी नहीं है तो आता भी नहीं है कुछ, ये खुल गया यहाँ पर। अच्छा दूसरा तरीका, डेवलपर टैब पे जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करो, ये खुल गया VBA। तो ऐसे हम किसी भी VBA को ओपन कर सकते हैं। इनको साइड बाय साइड लगा लें। अब यहाँ देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है VBA और मैक्रो में। जैसा बताया गया आपको कि VBA एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में जब हम कोई कोड तैयार करते हैं तो वो मैक्रो कहलाता है। जैसे दूध दूध होता है, लेकिन बनने के बाद बर्फी तो बर्फी कहलाती है, दूध थोड़ी ना बोलते हैं उसे। आपने कोई ऐप बनाई, उसको किस लैंग्वेज में बनाया तो लैंग्वेज पता ही नहीं होती किसी को। अब ऐप बोलते हो आप उसे, फोन पे बोलते हो ना, फोन पे की ऐप। उसको ये थोड़ा ना कहते हो जावा का कोड दे दे, क्या बोलते हो? फोन पे की ऐप दे दो, गूगल पे की ऐप दे दो। समझा गया? जब कोई ऐप बन जाती है तो वो ऐप कहलाती है। VBA क्यों सीख रहे हैं? VBA अगर हमें आएगा तो बने हुए मैक्रो को समय आने पर हम एडिट कर पाएंगे, जैसा कल मैंने इसको समझाया भी था आपको। VBA आता होगा दैट इज द प्रॉब्लम। इससे क्या बनते हैं? मैक्रो बनते हैं, मैक्रो पे काम होता है। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि हमारे काम को स्पीड मिलेगी और काम ऑटोमेट हो जाएगा। सो दैट आर द बेनिफिट्स। अब इसमें एक टर्म आती है मॉड्यूल। ये क्या है? मॉड्यूल वो सेक्शन होता है जहां पर कोड लिखा जाता है। आपने देखा होगा जब मैंने VBA को ऑन करा एकदम ब्लैंक आ गया, कुछ नहीं है इसमें। और एक बच्चा तो घबरा के पूछना भी लग गया कि तो खाली है, इसमें काम कहाँ करेंगे? काम कहाँ होगा? मॉड्यूल में होगा। आपको ये ऑन करना होगा। मॉड्यूल ऑन करने के बाद कोड होगा और वो चलेगा। ये मॉड्यूल मिलेगा कहाँ पे? जब आपके सामने वो विंडो आएगी तो वहाँ पे मेन्यू होते हैं, उसमें एक मेन्यू होगा इंसर्ट नाम का, उसके अंदर मॉड्यूल मिलेगा। क्लिक कर देना, मॉड्यूल खुल जाएगा। ये वो एरिया होता है जहाँ पर कोड को लिखा जाता है। चाहे यहाँ पर आप एक लाइन का कोड लिखो, चाहे ग्रुप ऑफ लाइन लिखो, यहीं पे लिखे जाते हैं सारे कोड मैक्रो के। ठीक है, तो वो एरिया खुल जाएगा जहाँ पे कोड लिखे जाने हैं। तो चलिए एक कोड लिखकर बना बनू कर देख लेते हैं। इंसर्ट दिख गया, मॉड्यूल आ गया एरिया। अब बना लो कोड। अब पहला मैक्रो का कोड हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। आपको लिखना है सब, ये मैक्रो बनाने का कोड होता है, स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अपने मैक्रो का नाम लिख दो, कुछ भी, मैंने M1 M2 कुछ भी दे दो आप। 2 ब्रैकेट लगानी है और एंटर करना है, ऑटोमेटिकली मैक्रो बन गया। ये एक एम्प्टी मैक्रो है जो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बट हाँ कोई पूछे मैक्रो बन गया? हाँ जी बन गया। सो वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट मैक्रो विदाउट एनी मैसेज। तो एक एम्प्टी मैक्रो हमारा बन चुका है। ऐसे बनते हैं मैक्रो। अब कोई भी कोड आपको लिखना है इसके अंदर लिखते हैं। तो चलिए हम एक मैसेज यहाँ पर लिखना सीखेंगे इसके अंदर। अगर आपको इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है तो टूल पे जाओ, ऑप्शन, फॉर्मेटन और यहाँ पर साइज। आप अपने अकॉर्डिंग उसका साइज क्या कर सकते हो? बड़ा कर सकते हो। साइज बड़ा हो गया। अच्छा अब मेरे को यहाँ पर कोडिंग में लिखना है एक मैसेज। तो मैसेज दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैं एक्सेल के ऊपर लिख सकता हूँ कहीं, ये एक अलग से विंडो पे लिख सकता हूँ। तो चॉइस आपकी, बताओ कहाँ पे लिखूँ? अलग से विंडो में। अलग से विंडो में मैसेज लिखने का तरीका होता है, आप लिखेंगे कोड मैसेज बॉक्स और जो भी मैसेज आपको लिखने हैं वो यहाँ लिख देना। बन गया। अब इसे रन कैसे करें? रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है F5। आ गया मैसेज। तो हमारा पहला मैक्रो रन हो चुका है। कोई क्वेश्चन नहीं आता? अब इसमें अगला पॉइंट आता है कमेंट।
कमिट क्या होते हैं, जैसे आप अपने किसी कोड को लिख रहे हो और साथ के साथ आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हो कि ये लाइन आपने क्यों लिखी, रफ वर्क, तो कमिट बना दो। कमिट बनाने का तरीका होता है सिंगल कोट्स लिखो और यहाँ पे लिख दो अब ऐसे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूँ नोट्स बना के। ये जो आपने लिखा है ये अब VBA का जो कंपाइलर होता है वो इसको रीड नहीं करेगा और हमारा ये कोड यहाँ लिखा भी रहेगा और एरर भी नहीं आएगा, तो इसको कमेंट बोलते हैं। देखो रन करने का एक बटन यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं आया मुझे। आप इसमें किसी कोड को भी कमिट कर सकते हो। मैंने 2 मैसेज लिखे, अब कोड लाइन बाय लाइन चलता है, पहले आएगा हेलो वर्ड और फिर आएगा हाय। मैं इसमें से हेलो वर्ड प्रिंट नहीं करना चाहता, कमिट कर सकता हूँ, लगा दो कमिट बन गया, नहीं चलेगा। कमिट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर रैम लिख के कर लो, ये भी कमिट ही होता है। सो वी हैव 2 ways, ठीक है। बीच में पूछते रहना, कोई डाउट वाउट हो तो मैं लगातार पढ़ाता चला जाऊँगा, आपको कोई दिक्कत हो कुछ भी चीज़ है पूछ लेना। अब हम सेल पे काम करना सीखेंगे, हाउ टू वर्क ऑन अ सेल, यानी कोडिंग करेंगे और एक्सेल की किसी भी सेल में हम कुछ लिख के देखेंगे इस बार। जैसे मैंने कहा था ना कि कोई नाम सेल में कैसे लिखते हैं। अब ये हमारे पास एक्सेल है, एक्सेल में बहुत सारे सेल हैं, मुझे मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे लिखना है, कोई भी चीज़ यहाँ लिखनी है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा सेल। सबसे पहले रो का नंबर लिखेंगे वो है 2, फिर लिखेंगे कॉलम का नंबर वो है 4। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते D2 D3, रो का नंबर कॉलम का नंबर प्रेडिक्ट करो, पढ़ो, फिर लिखो। अब मुझे कोई भी वैल्यू इसमें लिखनी है, वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी, और जो भी वैल्यू लिखनी है वो यहाँ लिख दो। कोड को रन किया, ये छप गया। तो इसका मतलब हम कहीं पर भी कुछ भी छाप सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1,2 लिखूंगा तो पहली रो के दूसरे कॉलम में छप जाएगा। Got it? अगला कोड होता है रेंज। रेंज में क्या होता है, अगर मुझे इन 10 के 10 सेल में राम लिखना है या हेलो 10 के 10 सेल में लिखना है, सेल का इस्तेमाल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक करके लिखना पड़ेगा। रेंज में एक साथ लिखा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे रेंज। कहाँ से कहाँ तक, A1 से A10 तक। क्या करनी है, वैल्यू लिखनी है। वैल्यू में क्या लिखा हमने, हेलो। अभी रन किया, एक साथ छप गया। आप जितनी भी लोकेशन रेंज वगैरह देते वो वहां तक छाप देता। मैंने E लिखा, E10 तक छाप दिया। इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला एक्सेल में कुछ भी चीज़ लिखते हैं, वो शीट हमने मेंशन नहीं किया है तो ये किसी पे भी रन हो सकता है। अगर ये दूसरी शीट मैंने खोल दी, इसके सामने जो भी शीट होगी ये उस पर चल जाएगा। लेकिन मैं इसको सीट स्पेसिफिक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर शीट पर ही चले जिसका नाम हम लिख दें। शीट स्पेसिफिक कोड लिखना है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोड में शीट 1 पे चलाऊँ सिर्फ, तो यहाँ लिख देंगे हम शीट्स, कौन सा वाला, शीट 1। अब ये कोड केवल शीट 1 पे चलेगा, तो मैं यहाँ पर हेलो की जगह कुछ और लिख देता हूँ। लिख दिया हमने। अभी रन करता हूँ। शीट 2 मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चला, लेकिन शीट 1 पे चला होगा, वहाँ वेलकम आ गया होगा। Got it? अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट। हम जो लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं, अंदर जो लिखते हैं फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो फ़ॉन्ट की अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप ये कभी भी देखना, मैक्रो में एडिटिंग करते हैं ना, तो मोस्टली फॉर्मेटिंग में काम आता है। फॉर्मेटिंग जैसे हम कल कर रहे थे, काला लाल पीला, तो इसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे होते हैं चीज़ें। अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी आती है सिलेक्शन। जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करें टारगेट वहीं पे हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है सिलेक्शन। मैंने लिखा वैल्यू और यहाँ लिखा हेलो, तो व्हाट डज इट मीन्स, मैंने इसको सिलेक्ट किया और रन कर दिया तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं जिस एरिया को सिलेक्ट करूँगा, चाहे ज़्यादा कर लूँ, वहीं एग्जीक्यूट होगा, चाहे मैं किसी भी शीट पे जाके करूँ वहीं रन होगा। तो ये शीट स्पेसिफिक नहीं होता, सिलेक्शन स्पेसिफिक होता है। आप कहीं मर्जी सिलेक्ट कर लो, वहीं चल जाएगा। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट रिलेटेड कुछ वर्क करेंगे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर, ठीक है। फिर लिखना है इंडेक्स, यहाँ पे कलर का नंबर डालते हैं,
जो भी कलर चाहिए, 2 3 3 ग्रीन रेड ऐसे चाहिए तो सिलेक्ट करो, वो उसी कलर को वहाँ दिखा देगा। देखो फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। तो 3 नंबर रेड होता है, ऐसे 4 करोगे ग्रीन हो सकता है। तो यहाँ पर ये कलर के नंबर आप लिख के याद कर लेना 1 से 10 पे कौन कौन सा कलर है, ठीक है। रेड किस पे, ग्रीन किस पे, ऐसे बहुत सारे जो भी नंबर डालोगे उस हिसाब का कलर आ जाएगा। आप जितनों को सिलेक्ट करोगे वहीं पे वो कलर आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि जिसको हम सिलेक्ट करें वो बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। ये हमने ट्रू किया। अब मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा वो बोल्ड हो जाएगा। अब आपको एक चीज नोटिस कराते हैं, पूरा एक्सेल ऐसे ही बना हुआ है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, अगर मुझे ये बोल्ड करने होते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके ये बटन ही तो दबाते हो। आप कलर चेंज करते हो तो इसको सिलेक्ट करके आप ये कलर ही तो चेंज करते हो। तो इनके पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो आज हमने देख लिया, ऐसे लिखा हुआ है कोड। अब यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, बटन बना रखे हैं छोटे छोटे। इनके पास ऐसा फ्रेमवर्क था, इन्होंने बना दिया। समझ में आया? हम बीबी में कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग हम सीख रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। तो कोई पूछे तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही बना हुआ पूरा एक्सेल। चलो मैं अब आपको बटन बनाना सिखाता हूँ। बटन बनाएंगे, बटन के हिसाब से चलेगा, ठीक है। बटन कैसे बन सकता है आपके शीट में, आप लोग देखिए, जब मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क करता हूँ तो मैंने बटन बना रखे हैं, वो क्लिक करता हूँ सब सिस्टम बन जाता है, वो मैक्रो ही तो है। तो बटन पे कोड कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। डेवलपर टैब पे जाओ, कंट्रोल इंसर्ट, ये बटन ले लो, ये रहा। अपनी मर्जी का बटन क्रिएट कर लो। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, बटन का कोई भी नाम बदलना है कैप्शन में जाके बदल दो, हो गया। अब इसके ऊपर कोड लिखना है, राइट क्लिक करके व्यू कोड। अब जो मर्जी कोड लिखो, बटन दबा के चलेगा। जैसे हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो फॉन्ट का कलर रेड हो जाए, तो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर इंडेक्स रेड के लिए 3 नंबर था। अब ये बटन जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका डिजाइन मोड ऑन है अभी इस पर सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, चला नहीं सकते। इसका डिजाइन मोड बंद कर दो, अब ये ब्लास्ट होगा, अब ये काम करेगा, ये वर्किंग मोड पे है। ये देखो क्लिक, ये देखो ये क्लिक। बड़े बड़े ऑफिस में जब एक व्यक्ति को काम करते करते कई सालों का टाइम हो जाता है, तो जब वो एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो बड़े बड़े बिलिंग की व्यवस्था कर दी जाती है। एक्सेल शीट में से बटन बना दी जाते हैं इनवॉइस के लिए, बटन दबाते हैं, सारा बिल प्रिंट होकर अपने आप आ जाता है। इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर बन जाता है बटनों से, ठीक है। अगर आप सोच लो कि इसको पढ़ने के बाद आप ये बना पाओगे तो आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो। आप पाइथन पढ़ोगे, पाइथन बना के फोन पे क्या बना दोगे, हालत खराब हो जाएगी। अभी बिगनर हो, हाँ कोडिंग समझ लोगे अभी, धीरे 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 धीरे, लेकिन जब उस पर काम करोगे, वक्त बिताओगे तो बन जाएगा। समझ में आ गई बात? सेम सिनेरियो। तो VBA इस्तेमाल होता है वहाँ पे, ये सब कुछ वही है, वही पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने बटन भी सीख लिया बनाना, फॉन्ट हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। अच्छा मैं अपने पुराने कोड पे कैसे जाऊँ, ये तो दूसरा खुल गया। कंट्रोल R दबाना है, VBA पे आके कंट्रोल R, और आपके मॉड्यूल में आपका कोड होता है, खोलो मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ढूंढ भी सकते हो कोड को भी। अब हमने बोल्ड भी सीख लिया। इटैलिक कैसे करते हैं, देखो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक, इसको ट्रू कर दो। अब इस बार क्या होगा, जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो इटैलिक हो जाएगा। ये सिलेक्ट किया, रन किया, इटैलिक हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सेल का, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इंटीरियर डॉट कलर, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसी का ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ आ गया। सिलेक्शन डॉट इंटीरियर करो, फॉन्ट छोड़ दो, बैकग्राउंड कलर चेंज। मेरे को बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, तो दिक्कत थोड़ी ना। मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर की जितनी प्रॉपर्टी चलाओगे एक साथ रन होगी, कोड तो यही होता है। अब इन दोनों को चलाऊंगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर भी बदलेगा, कलर भी आएगा। मुझे ये बोल्ड और इटैलिक भी रखनी थी साथ में, तो इन दोनों को भी ऑन करके रखो। अब एक क्लिक में चारों घटनाएं घटेंगी। स्पीड तेज हो गई ना। कभी एक्सेल में कोई कहते एक क्लिक पे ही चारों लगा के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है एक्सेल में, 4 बार तो दबाना ही पड़ेगा बटन। लेकिन अपना मैक्रो बना कर रख दे, एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है।
अगर हमें फॉन्ट को कट करना है तो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट स्ट्राइक थ्रू, तो फॉन्ट कट जाता है इससे, देखो कट गया। फॉन्ट को अंडरलाइन करना है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन। और छोटी मोटी अब ये बेसिक प्रॉपर्टी सीखने के बाद बने हुए मैक्रो में जाके अब आप एडिट कर सकते हो। अब आपको चीज़ों का पता लग गया। जैसे कल मैंने एक सवाल दिया था ना, ऊपर वाले डाटा का कलर रेड करके दिखाओ। अब आपको कोड नहीं आता था उस टाइम, अब आपको कोड आता है। अब आपको रेंज पता है, ऊपर वाले डाटा की रेंज होगी ना जरूर A1 से A3, जब भी तो वाइट हुआ था वो। अपने कोड में जाके ढूंढ लोगे रेंज को A1 से A3, वहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर्टी में वाइट लिख रहा होगा, उसको जाके क्या कर दोगे, रेड कर दोगे। रेड का कलर कोड आपको याद होगा तो डाल दोगे। अभी समझ में आया कैसे एडिट होगा? जब पढ़ लोगे धीरे धीरे, पहला स्टेप है। आज पहला स्टेप इतना पढ़ने के बाद हम देखो उस कोड को थोड़ा थोड़ा क्रैक कर पा रहे हैं, और जब पूरा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्रैक कर पाएंगे। अंडरलाइन भी समझ में आगे भी हो जाता है। देखो इन सबको हम अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन भी हो गया। फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है आपको, तो प्रॉपर्टी होती है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट साइज। जितना भी साइज आप डालोगे उतना हो जाएगा। मैं इस पहली लाइन का साइज बड़ा करता हूँ, बड़ा हो गया फॉन्ट। आप चाहते हो फॉन्ट का नाम चेंज करना, तो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम। एक फॉन्ट होता है चिल्लर, जैसे न्यू रोमन्स होते हैं, एरियल होता है, तो फॉन्ट का नाम चेंज हो जाएगा। तो फॉन्ट का नाम बदलेंगे, हम इन्हीं को बदल देते हैं। चेंज हो गया फॉन्ट, इनका बदल के दिखाते हैं, हो गया चेंज फॉन्ट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ऑफसेट, इसको और समझो। ऑफसेट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा काम वहां पे नहीं होगा, इसके इर्द गिर्द होगा कहीं पर भी। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए इस डेटा सेट में मैंने अलग अलग जगहों पर कुछ सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे। अब मुझे किसी ने बोला कि जहाँ जहाँ पर भी आपने अपना डेटा इस्तेमाल किया है, जिस जिस सेल का इस्तेमाल आपने किया है, जहाँ जहाँ पर भी आपने कुछ लिखा है उसका फॉन्ट का कलर ब्लू कर दो। तो अब सोचो, रेंज अगर देंगे तो इतनी दे पाएंगे, और सेल एक एक करके देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, और सिलेक्ट अगर एक एक करके करेंगे तो वैसे मर गए। तो करें तो कैसे करें? अब देखो इसका आंसर है, आप लिखें एक्टिव शीट डॉट, एक्टिव शीट के बाद आप लिखें यूज्ड रेंज। एक्टिव शीट का मतलब जो शीट एक्टिवेटेड है, और यूज रेंज का मतलब जो आपके सेल यूज हो चुके हैं। ये समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? एक्टिव शीट मतलब जिस शीट पे हम ही है, यूज रेंज का मतलब जो जो सेल यूज हो चुके हैं। अब मैं सीधा इसको टारगेट कर सकता हूँ ना यहाँ पे, तो VBA में इतनी ताकत होती है। अब मैं सीधा यहाँ लिखूंगा फॉन्ट डॉट कलर इंडेक्स। क्या कर देते हैं, ब्लू का कोड क्या होता है ढूंढना पड़ेगा। अगर कोड नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो, कलर लिखा फिर लिख दो VB ब्लू, ऐसे नाम से देना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी कलर से पहले VB लगाना पड़ेगा और ब्लू। अभी देखिए मैं रन करूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी फॉन्ट है सबका कलर ये देखो हो गया, क्लिक पे ब्लू। माथा पच्ची नहीं करनी पड़ी। अब मैं चाहता हूँ एक अगली प्रॉपर्टी आपको और बताते हैं। देखिए जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा उसके नीचे लिखना चाहिए कोड। यानी सिलेक्ट मैंने ये करा, कोड रन करूंगा तो प्रिंट कहाँ होगा, इसके नीचे। तो रेफरेंस कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, आप छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ये जो VBA का एडिटर होता है ये अपने आप उस फॉन्ट को अपने आप करेक्ट कर देता है। कोई आपसे पूछे क्या इसका मतलब क्या VBA केस सेंसिटिव नहीं है, तो जवाब है बिल्कुल केस सेंसिटिव है। आप ध्यान से देखिए कोई भी स्टेटमेंट जब आप लिखते हो तो उसका पहला अक्षर बड़ा, छोटा कर दोगे चलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत क्यों नहीं आती, क्योंकि ये इसको ऑटो करेक्ट करता है। देखो मैं सारे फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा ना, ये अपना आप ऑटो करेक्ट करता है भाई। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको छोटे बड़े अक्षरों पे ध्यान नहीं देना, आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है। लेकिन कोई आपसे इंटरव्यूअर अगर पूछ ले तो जवाब यही देना है कि केस सेंसिटिव होता है।
चलिए हमने लिखा सिलेक्शन डॉट ऑफसेट, एक फंक्शन होता है ऑफसेट, और यहाँ लिखी मैंने वैल्यू, वैल्यू में लिख दिया राम। अपने आप देखो ऑटो करेक्ट हो चुका है। अब ये काम कैसे करता है, पहला होता है रो का नंबर, दूसरा होता है कॉलम का नंबर। अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पर है तो ये यहाँ इसको सिलेक्ट करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 0 रो आगे जाएगा, 0 कॉलम आगे जाएगा, मतलब यहीं रहेगा और राम को यहीं छाप देगा। समझ में आई ये बात? अगर मैंने यहाँ पर 0 की जगह 1 लिखा होता, व्हाट डज इट मीन्स, मेरा सिलेक्शन ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 1 रो आगे जाएगा और 0 कॉलम आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे छपेगा। देखो यही चाहते थे। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, हमें डालना पड़ेगा तब 0 0 होता है, हम डालते हैं तब होता है। अभी तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, हमें डालना पड़ता है। मैं जो डालूंगा वो मानेगा ये। अब मैंने यहाँ पे 1, 2 लिख दिया तो मेरा सिलेक्शन ये है, 1 रो आगे 2 कॉलम आगे, यहाँ छपेगा, देखो वहाँ छपेगा। बिना पैरामीटर के कैसे चल जाएगा, यहीं छप गया, मतलब 0 ही 0 मान लो आप डिफॉल्ट वैल्यू रेफरेंस के रूप में, ठीक है। बट आपको जब भी पैरामीटर डालने हैं ना तो यहाँ से ये डाला पहला दूसरा, तो डिफॉल्ट वैल्यू आप मान लीजिएगा, यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा 0 0 है। आप नहीं भी डालते हैं तो डिफॉल्ट क्या मान रहे हैं, 0 मान रहा है आपका, ठीक है, एक्सेप्टेड कर लो इसको। अच्छा, इसको खाली नहीं छोड़ते, बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है। कोई पैरामीटर डालो, अगर 0 0 भी आप डाल रहे हो तो 0 0 से चलो आगे। अभी मैं इसको कहीं पे भी रन करूँगा तो बाय डिफॉल्ट इसी को ये उठा लेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, जो मेन चीज़ है वो क्या है आपकी, पहला पैरामीटर ये डाला आपने, दूसरा पैरामीटर ये डाला, तो पहली रो का तीसरा कॉलम ये फायर कर देगा। अब मैं आप लोगों से जो पूछूंगा उसका उत्तर दीजिएगा। ये मेरा सेल है, यहाँ पे कुछ भी मतलब ये लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, काम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। बताओ कोड में क्या करोगे, गलत है, गलत है। इसका सही उत्तर है 3 रो 2 कॉलम। दो कॉलम तो आगे जा रहे हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया, कोई टॉपिक रह गया हो तो देख लीजिए। सेल में काम करना सीख लिया, रेंज में काम करना सीख लिया, सिलेक्शन हो गया, फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, नेम हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, एक्टिव यूज रेंज हो गया, ऑफसेट हो गया, इंटीरियर हो गया। इंटीरियर पहली यूनिट समाप्त। कोई सवाल किसी का यहाँ पर? सो नाउ कंटिन्यू और गोइंग विद द सेकेंड यूनिट। तो अब हम इसकी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे डेटा टाइप, यानी एक्सेल में जो डाटा होता है उसको VBA में लाकर काम करना होता है, कुछ भी काम करना हो तो एक्सेल में जो डाटा आता है उसको VBA में किस तरीके से हैंडल करते हैं, गॉट इट, इसको हम समझेंगे। तो इसको मैं एक छोटे से पैरामीटर से आपको समझाता हूँ। डाटा दोनों में सेम होता है, नाम बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये हमारे पास मान लीजिए एक्सेल है और ये हमारे पास VBA है। एक्सेल में 3 तरह का डाटा आता है, एक आता है टेक्स्ट डाटा, तो एक्सेल में तो उसको टेक्स्ट ही बोलते हैं, VBA में उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। एक एक्सेल में नंबर आते हैं तो VBA में भी आते हैं नंबर, लेकिन एक्सेल में जो नंबर आते हैं एक को बोलते हैं होल नंबर, जिसमें पॉइंट नहीं होता, उसको होल नंबर कहते हैं। बट VBA में इसको होल नहीं कहते, इसको इंटीजर कहते हैं या फिर लॉन्ग कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक नंबर आता है जिसको आप लोग डेसिमल के नाम से जानते हो। यहाँ पर डेसिमल नहीं बोलते उसको, यहाँ पर उसको सिंगल या डबल बोलते हैं, फ्लोट नहीं होता इसमें। एक डाटा टाइप यहाँ पर आता है डेट बोलते हैं उसको, यहाँ पर भी डेट ही बोलते हैं। अब बस आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ये चीज़ आप पहले से जानते हो ना, तो बस VBA में इनके नामकरण हुआ है और कुछ नहीं हुआ, एज इट इज डिट्टो सेम, ठीक है, नाम बदल के। चलिए, तो सबसे पहला काम स्ट्रिंग पे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं स्ट्रिंग पे कैसे काम करना है। मान लो यहाँ पर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लिखता हूँ और मुझे इसके नाम के आगे मिस्टर लगाना है, कोडिंग करके इसके नाम के आगे मिस्टर लग जाए। हाउ आई कैन डू दिस, एक मैक्रो ऑन करेंगे, मतलब मॉड्यूल अलग से नया मॉड्यूल आ गया। एक हमने मैक्रो बनाया है, यहाँ पर मैक्रो का नाम दे दिया मैक्रो 2। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नाम को VBA में उठा के लाऊंगा। तो मैं एक मेमोरी डिक्लेयर करूँगा,
उसको नाम दूंगा और टाइप बताऊंगा किस तरह की मेमोरी है। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये क्या करेगी, ये कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी बनाएगी, इसको नाम देगी एक्स। डिम का मतलब होता है डिक्लेयर इनसाइड मेमोरी। इसने मेमोरी बना दी एक्स नाम की, जिसके अंदर हमने बता दिया कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा। स्ट्रिंग बोले तो टेक्स्ट टाइप का डाटा आएगा। अब हमने वो वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। अब काम आएगा जो हमने कल पढ़ा था, मतलब ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेल पढ़ा था ना अभी। तो इसकी जो वैल्यू थी, क्या लोकेशन है इसकी 1,1, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो उठ के एक्स में आ गई। अब एक्स में डाटा आ चुका है आपके पास। अब मुझे इसी ब्लॉक पे जाके मिस्टर लिखना है और साथ में वो वैल्यू लिखनी है साथ में। तो वो वैल्यू मैं उठा दूंगा यहाँ से एक्स से, ऐड हो जाएगी, ये साइन ऐड करने का होता है। तो क्या बन गया, मिस्टर एक्स, एक्स में क्या था हरीश। तो डाटा को यहाँ लाके आपने क्या कर लिया, सुरक्षित। तो डाटा तो सुरक्षित हो गया हरीश यहाँ पे, अब हरीश साथ में चिपका दिया, बन गया मिस्टर हरीश। तो हमने देखा टेक्स्ट डाटा को कैसे हैंडल किया गया, एक एग्जांपल के माध्यम से देखा। अब हम देखेंगे न्यूमेरिक डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। एक और मॉड्यूल बनाते हैं नया। मान लो यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 435। अब मुझे इसका डबल करके प्रिंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले एक मेमोरी बनाई, इंटीजर टाइप का डाटा है, आ जाएगा आराम से। वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दिया। सेल के थ्रू तो वैल्यू उठाना आपको आ ही गया, सेल 1,1 करके। एक तरीका ये भी होता है रेंज के थ्रू, ऐसे A1 डालो, ऐसे भी वैल्यू आ जाती है। ये आसान है थोड़ा, डायरेक्ट आगे ऐसे भी लिख सकते हो आप, वैल्यू उठ के आपके पास आ जाएगी। अब मुझे इसका डबल करके बगल में प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा B1 के अंदर वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें, 2 गुना ऑफ एक्स। एक्स में डाटा है ना, इसका दुगना करा, प्रिंट करा, आ गया। समझ गए। मान लो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने ये लिख दी। अब मैं इसे चलाऊंगा तो ये चलेगा नहीं। इसके पीछे का कारण वजह सब जान लीजिए। हमने यहाँ पर डाटा टाइप यूज करा है इंटीजर। इंटीजर की रेंज होती है 32,767। इससे बड़ा नंबर ये पकड़ता ही नहीं है, इसी वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, अभी मैं इससे छोटा नंबर डाल दूं ना, तुरंत पकड़ लेगा। हो गया छोटा, ये तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन ये फंसेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका डबल तो बड़ा हो गया 62,000। 62,000 कहाँ से डालेगा, है ना। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 12,300 ऐसे लिख देता हूँ। ये तुरंत उसको कैलकुलेट करेगा, डाल देगा। लेकिन बड़ा नंबर भी तो हमें डालना पड़ जाए तो कैसे डालेंगे, आना तो चाहिए ना। तो बड़े नंबर को हैंडल करने के लिए लॉन्ग का यूज करोगे। अब देखिए तुरंत आएगा, आ गया। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग का साइज ज़्यादा होता है 8 बाइट, इंटीजर का 4 बाइट का होता है। तो जब मेमोरी बचाई जा सकती है तो मेमोरी भी तो बचाना है। आपकी दुकान है, मान लेते हैं, अब कस्टमर आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि मेरे को 100 ग्राम चीनी दे दो। तो 100 ग्राम की चीनी 10 किलो की पॉलीथीन में दी जा सकती है, तो 1 किलो की पॉलीथीन क्यों रख रखी है। अब आपके पिताजी, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस हमको क्या बोलेंगे, स्पेस बचता है, पैसा बचता है, कम जगह लेता है, सस्ती आती है। आए समझ में। अच्छा, ये लॉन्ग हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो गई तो अब ये फेल हो जाएगा, इसको भी इससे बड़ा नंबर पढ़ना नहीं आता, फेल। तो इसकी भी एक पढ़ाई की लिमिट है, इंटीजर के बाद लॉन्ग की। लॉन्ग की जो लिमिट होती है वो होती है तकरीबन कितनी, 214 करोड़ समथिंग। इससे ऊपर का नंबर पढ़ ही नहीं पाता, इसलिए फेल हो गया ये। अब क्या तरीका है फिर इसके बचने का। अगर इससे बचना है तो एक डाटा टाइप होता है सिंगल, इसको ले लो, ये फेंक के मारेगा आंसर देखिए, आ गया। लेकिन अगर एक नंबर मैंने और दे दिया तुमको, अब ये फिर फेल हो जाएगा, इसके बस की नहीं है इतना बड़ा नंबर पढ़ना, इसकी भी लिमिट है भाई। तो इसकी लिमिट है, इसकी जो लिमिट है ना वो होती है
10 पावर 38, 38 डिजिट की संख्या, और ये 41 डिजिट की संख्या है, फेल हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल करें? इसको टैकल करने के लिए डबल होता है, हो गया टैकल। इसको तुम हरा नहीं सकते हो। तुम बताओ कितना बड़ा नंबर, तुम जहां कहोगे ना मार रुक जाऊंगा, ठीक है, टाइप कर रहा हूं मैं, जहां कहोगे मार रुकूंगा, आज रोक देना कभी भी, ठीक है, कभी पता लगे कीबोर्ड ही खराब हो, बस ठीक है। तुम्हारे सामने देख लो, मैंने तुम्हें पूरी छूट दी थी, जहां तुम कहोगे वहां रोक देना, ये देखो चल गया। लेकिन इसकी भी लिमिट है, लेकिन मैं उस लिमिट को जानता था, इसलिए मैं टाइप करता रहा तुमको बोलर रोकने के लिए, समझे। इसकी भी एक लिमिट होती है। इसकी क्या लिमिट होती है देखो, अगर डबल आप यूज करते हो तो इसकी लिमिट होती है 308 डिजिट की संख्या, और वो कितनी डिजिट में ऐसी थी, 106। 308 को पार करो फिर ये भी नहीं चलेगा। अब 308 की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैक्स टू मैक्स पहुंच गया होगा। 10⁻308 टन हमारी धरती का वजन होता है लगभग, चेक करना करके लगभग ऐसा कुछ वजन है इसका, मास जो बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आके खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अभी समझ में आ गया नंबर वंबर, अब कैसा भी नंबर आ जाए छोटा बड़ा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पर एक दिक्कत और बनती है, अगर ये नंबर मैंने दे दिया 4.3, तो ये नंबर तो छोटा है, और छोटा नंबर मैंने क्या बताया था, किससे हैंडल हो जाता है, इंटीजर से। छोटा नंबर इंटीजर से हैंडल हो जाता है, तो इंटीजर से हैंडल हो जाए, डेसिमल में दिक्कत आएगा, डेसिमल को पढ़ेगा ही नहीं तो उत्तर 8 आ जाएगा। अरे डेसिमल को पढ़ता तो सिंगल है, तो छोटा नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है सिंगल यूज नहीं करना, पॉइंट का तो है, सिंगल उठाओ, अब पढ़ेगा 8.6। समझ गए, दो जगह फायदा दे रहे हैं ना। जब इंटीजर नंबर नहीं पढ़ पाया, लॉन्ग नंबर नहीं पढ़ पाया, तब सिंगल ने मदद करी, और जब पॉइंट में कोई नंबर आ गया तब सिंगल ने मदद करी। तो डेसिमल नंबर हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। ये समझ में आ गया। अब इसके तर्ज पर हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं। चलिए, डेट की वैल्यू कैसे डालते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरे को एंटर करवानी है, पहले तो एक वेरिएबल बना लीजिए, टाइप रखिए डेट, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो डेट ऑफ बर्थ डालने का फॉर्मेट होता है ईयर मंथ और डे, ईयर मंथ और डे। तो मैं डालता हूँ, इसमें गलत होगा तो फिर देख लेंगे, स्लाइड में लिखा होगा। सबसे पहले यहाँ पर डलेगा, नहीं सबसे पहले मंथ डलता है, तो यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से मंथ डे और ईयर होता है ना, यूएस स्टैंडर्ड तो होता है ना, मंथ डे और ईयर, उसी हिसाब से डलेगा। तो मैं जब भी कोई डेट डालूंगा ना, हैश के अंदर बंद करके डालनी है डेट, ये याद रखना। तो मैंने मंथ डाला, जैसे दूसरा महीना 21 तारीख और 2009। अब हैश के अंदर क्यों बंद करते हैं, अगर हैश के अंदर बंद नहीं करोगे तो 2/21 कर देगा, ये तो नंबर डिवाइड करता चला जाएगा, कुछ गलत दे देगा हम लोग, इसलिए अब हम उसको प्रिंट कर देते हैं A2 वाले ब्लॉक पे। अब देखिए मैं रन किया, वहाँ प्रिंट हो गया 21 फरवरी 2009। अब हम एक रियलिस्टिक प्रोग्राम बनाते हैं। मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल का एक लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, और यहाँ पर रेक्टेंगल की एक ब्रेड्थ हमको दी हुई है 7 मीटर। हमें एक बटन बनाना है जो इसका पैरामीटर कैलकुलेट करके लाएगा। तो डेवलपर टैब, ये ले लिया एक बटन, सो वी जस्ट क्रिएटेड अ बटन, मैंने बटन बना दिया। अब इस बटन के ऊपर हम एक मैसेज लिखेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, कैप्शन में जाके हमने लिखा पैरीमीटर, हमने लिख दिया पैरीमीटर। अब इसको अपने हिसाब से हम डेकोरेट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मुझे कोड लिखना है, कोड पे चले गए, कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाऊंगा, लेंथ ब्रेड्थ, टाइप इंटीजर में आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू है। लेंथ की वैल्यू उठाएंगे, ब्रेड्थ की वैल्यू उठाएंगे, पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे 2 × L + B, और इस आंसर को मैसेज बॉक्स में छाप देंगे।
अभी बटन काम करेगा कब? जब डिजाइन मोड बंद होगा। अभी बटन दबाओ, आ गया पैरामीटर। तो हम अपने प्रोजेक्ट को ऐसे क्रिएट कर पाए, बटन दबाया आंसर आ गया। समझ गए बात? अब इसके तर्ज पर आपको कुछ प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, वो बनाने देंगे। कर लो, क्या दिक्कत है? जैसे पढ़ा वैसे तो करना है। मैसेज बॉक्स में जरूरी थोड़ी ना मत करो, जहाँ प्रिंट करना वहाँ कर लो। B3 में प्रिंट करना है आपको, लिख दो B3। सीखा क्यों है हमने? जैसा सीखा है वैसे चिपकाओ। तो ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब ये 3 असेसमेंट ही आप लोग कर देना, जैसे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। जैसे मैंने यहाँ पर पैरामीटर निकाला है, इसे निकालना, ताकि आप सीख पाओ, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब भी आप किसी डाटा के ऊपर काम करते हैं, तो डाटा के ऊपर जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन लगाने में ऑपरेटर हमारी मदद करते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन आप देखते हैं x+y, तो 2 नंबर को जोड़ना है तो आपको ऑपरेटर चाहिए, माइनस करना ऑपरेटर चाहिए, छोटा बड़ा नंबर निकालना ऑपरेटर चाहिए, इसका उल्टा करना ऑपरेटर चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना ऑपरेटर चाहिए। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो सिंबल होते हैं, जैसे x+y में प्लस जो ऑपरेटर है और बाकी के ऑपरेंड है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। हर ऑपरेटर का अपना फंक्शन होता है, अपना ऑपरेशन होता है। अब प्लस लगाने से समझ में आ रहा है कि जोड़ रहा है चीज़ को, और माइनस लगाने से समझ में आता है कि किसी चीज़ को घटा रहा है। ठीक है। ऑपरेटर को VB में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है अर्थमेटिक कैटेगरी, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर होते हैं न्यूमेरिक डाटा पे काम करते हैं। इसमें एक आता है प्लस, इसका काम जोड़ने का होता है, एक माइनस, ये घटाता है, ये डिवाइड करता है, और ये गुना करता है, और ये रिमाइंडर निकाल के देता है। इनका प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं कि वैसे ही काम करते हैं जैसा बोला गया है या कुछ हो, चेक कर लेते हैं। जो भी कोड मैंने बनाए हैं, कभी भी देखना हो यहाँ लिस्ट आ जाती है, Ctrl+R दबा के अपना कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे, डोंट वरी। अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, A1 को पकड़ा, यहाँ पे 10 जमा 2, पता है ना उत्तर क्या आएगा? बस वही देखना है आपको, उत्तर क्या बनेगा। इनको वेरीफाई कर लेंगे। 3.3333 ऐसे आएगा इसका पूरा। ये रिमाइंडर देगा, 10 को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है। अभी मैं उत्तर रन करूंगा, सबके उत्तर आप मैच कर लो, मन ही मन में समझ जाओगे। करेक्ट हो गए सभी उत्तर? ठीक है। अब जैसे इस वाले फंक्शन में एक चीज समझिए, अब मुझे केवल इसका क्वोशिएंट नंबर प्रिंट करना है, पॉइंट का नंबर चाहिए ही नहीं। तो एक फंक्शन होता है cint, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और इंटीजर पॉइंट की वैल्यू लेता ही नहीं है, तो पॉइंट अपने आप हट जाएगा। समझ गए बात? अगली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये 2 डाटा को कंपेयर करने के काम आते हैं। जैसे कोई डाटा बराबर है तो इक्वल टू, बराबर नहीं है तो ये वाला साइन है, बड़ा है तो ये साइन है, बड़ा बराबर के लिए ये साइन है, छोटे के लिए ये साइन है, छोटे और बराबर के लिए ये साइन है। ये ऑपरेटर हमेशा ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू देते हैं आपको। इसको भी देख लो। उत्तर प्रेडिक्ट करते रहना। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, और इसका उत्तर क्या आएगा? सेम कहाँ है? ये नॉट इक्वल टू लिखा है मैंने, 10 बराबर नहीं होता 10 के, फॉल्स है ये। इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, इसको इक्वल टू बोलते हैं। ऊपर वाले का ट्रू, नीचे वाले का फॉल्स। समझे? दस बड़ा होता है 10 से, बताइए क्या आएगा? 10 बड़ा या बराबर होता है 10 के? ट्रू। 10 छोटा होता है 10 से। दस छोटा या बराबर होता है 9 के। समझ गए बात? अगली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये तब लगते हैं जब कंडीशन 2 होती है और उनके बीच में इसको लगाया जाता है।
इसमें पहला आता है एंड, ये तब लगाना है जब आपको लगे कि दोनों ट्रू चाहिए। फिर आता है और, ये तब लगाते हैं जब कोई एक ट्रू चाहिए। मैंने लिखा 10 10 के बराबर होता है एंड 9 बराबर नहीं होता 9 के। क्या उत्तर आएगा? क्योंकि दोनों सेटिस्फाई नहीं है इसलिए फॉल्स उत्तर रिफ्लेक्ट होगा। हो गया? अगर मैं इसी सवाल को करूँ और एंड की जगह पर और लगा दूँ, अभी ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक ट्रू चाहिए होता है, कोई सा भी मिल गया। एक और ऑपरेटर होता है इसमें जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। वो क्या करता है समझो पहले। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा? ट्रू, 10 10 के बराबर है। अगर मुझे इसका रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना, उल्टा करना है, तो इसके बाद नॉट लगा दो। नॉट क्या करता है? हमारे आंसर को रिवर्स कर देता है। अभी फॉल्स हो जाएगा। ऊपर जो भी आंसर निकाले आपने, नॉट लगा दूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, उत्तर पूरी तरह से पलट जाएगा। थोड़ी देर पहले तक ट्रू बन रहा था ना, फॉल्स में चला जाएगा। आगे बस ये उत्तर आपका क्या बन रहा था? फॉल्स बन रहा था। अगर मैं यहाँ पर ये नोट लगा दूँ, यहाँ पे सोचो क्या हुआ, ये बन गया ट्रू और ये बन गया ट्रू, दोनों ट्रू हो गए। अब हो गए ना? और अगर मैंने यहाँ नोट लगा दिया सबके बाहर, ऐसे बन जाती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं ना जैसे AAAA, इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बस वो। लेकिन धीरे धीरे समझें तो ये तो कुछ भी नहीं, सिंपल है। ये ट्रू बना था, बाहर नॉट है, फॉल्स कर देगा इसे। लॉजिकल समझ में आ गया? अब आते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इसका इस्तेमाल करते हैं दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। जब दो टेक्स्ट आपको जोड़ने होते हैं तब ये यूज होता है। मैंने यहाँ लिखा राम, अब मेरे को सिंह भी जोड़ना है साथ में। सिंह प्लस का साइन यूज होता है दो टेक्स्ट जोड़ने के लिए। हो गया? जुड़ गया? बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस देना है तो अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। हो गया स्पेस? स्पेस देने के लिए फंक्शन भी दे रखा है इन्होंने हमको, स्पेस नाम का। जितने स्पेस देने उनकी संख्या डाल दो। मैंने 10 डाल दिया तो 10 स्पेस आ गए। हमें तो एक की ज़रूरत है, एक डाल दिया। ऑपरेटर नहीं है, फंक्शन है। इट्स अ फंक्शन। एक और तरीका होता है ऐड करने का टेक्स्ट। कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाओ कि आपको टेक्स्ट के साथ नंबर भी ऐड करना पड़ जाए तो ये प्लस ऑपरेटर काम नहीं आता, फेल हो जाएगा। तो नंबर कैसे ऐड करें यार प्लस के साथ? आपको M% का ये साइन लगाना पड़ेगा। अभी ये ले लेगा। अब बीच में स्पेस कैसे ऐड करें? अभी पढ़ा ना फंक्शन, ले लेगा। आगे उत्तर यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये भी खत्म हो गया। अब किसी वेरिएबल की वैल्यू को लॉक करना सीखेंगे। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 3.14, यही होती है पाई की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को वहाँ हम प्रिंट करते हैं तो उत्तर आ जाएगा। आ गया उत्तर? लेकिन कोई अगर भविष्य में आगे चलकर इसकी वैल्यू को चेंज करेगा तो रोकने वाला कोई नहीं है, चेंज हो जाएगी और नई वैल्यू दिखेगी अब आपको। तो इस तरह की वैल्यू को तो हम नहीं चाहते ना चेंज हो, तो हमें इस वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। और वैल्यू को फिक्स करने का तरीका क्या होता है? वैल्यू को फिक्स अगर करना चाहते हो तो उसको कांस्टेंट बनाओ, और जब किसी वैल्यू को कांस्टेंट बनाते हैं तो बनाते वक्त ही वैल्यू दे दी जाती है। अब इसकी वैल्यू 3.14 देखोगे, लेकिन इसको चेंज नहीं कर पाओगे कभी, एरर आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। समझ गए? अब हम रोज वगैरह को हाइड करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दुनिया भर की रो दिख रही होंगी आपको, दिख रही हैं? कोई भी रो बताओ उसे हाइड कर देंगे हम, जो भी आपकी इच्छा हो बताओ, बोलो। पहली रो हाइड कर दें। चलो यहाँ लिखना है 1 से 1,
तो पहली रो हाइड होगी, 1 से 2 करूँगा पहली दूसरी, 1 से 3 करूँगा पहली 3, हाइड करने के लिए हिडन हो गई हाइड। कल को वापस चाहिए ये रो, वापस आ गई। अब कॉलम बताओ, कॉलम भी हाइड हो जाते हैं, है कोई चॉइस? जैसे बी कॉलम हाइड करना है सिर्फ, तो बी से बी हाइड, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि नहीं है, एक एक करके लिखना पड़ेगा अलग अलग। रेंज आती है तो रेंज लिखो, नहीं तो अलग अलग करके लिखना पड़ेगा उसको। वापस आ, तो यहाँ पर आपकी सक्सेसफुली 2 यूनिट खत्म हो जाती है, आपने 2 यूनिट पढ़ लिया। अब जितना पढ़ा है बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर नोट्स बनाओगे ना तो 40-50 आएंगी। छोटी छोटी चीज़ बनाओगे ना तो 40-50 छोटी 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 प्रॉपर्टीज पढ़ गए हो तुम आज। है कुछ भी नहीं, एक एक लाइन की थी। अब इसकी रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन करनी है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ पर ओवर करता हूँ। फाइल को सेव कैसे करते हैं जब कोड बनाते हैं तो वो भी देखो, बताया भी था कल। फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, और सेव जब आप करोगे तो यहाँ पर मैक्रो अनेबल ले लेना और अपनी फाइल का नाम डाल देना। जैसे मैंने आपको भी बढ़ाया तो यूनिट 1 2 मैं नाम डालता हूँ इसका डेस्कटॉप पे, और ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर ये फाइल बंद भी हो जाती है, कल को मेरे को दोबारा से वो कोड देखने हैं, तो ये फाइल खोलना है ऐसे, खुल गया। अब कोड कैसे देखेंगे, वो VBA को ऑन कर लो। अब सारे कोड कैसे दिखेंगे, Ctrl+R, ये खुल गई। जिस भी कोड को देखना है जाके देख लो, समझ गए। तो ये यूनिट आज की खत्म हो जाती है।